हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम की लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ लिया था कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कार्नो इंजन से विपरीत क्रम में काम करता है। जैसे कि कार्नो इंजन जो होता है वो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेता है, कुछ काम करता है और बची हुई ऊष्मा क्या करता है, सिंक को दे देता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सिंक से ऊष्मा लेता है, उस पर बाह्य एजेंसी से कोई काम कराया जाता है और जो एनर्जी उसकी जुड़ती है, जो ऊर्जा उसकी जुड़ती है, वो पूरी की पूरी वो स्रोत को दे देता है। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है कार्नो प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्नो प्रमेय। प्रमेय है और उसको प्रूव भी किया जाएगा। सबसे पहले तो कार्नो प्रमेय के लिए लिखते हैं, कार्नो ने ऊष्मा इंजन की दक्षता के आधार पर कार्नो ने ऊष्मा इंजन की दक्षता के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिए। निम्न निष्कर्ष दिए जिन्हें कार्नो प्रमेय कहते हैं। निम्न निष्कर्ष दिए जिन्हें कार्नो प्रमेय कहते हैं। कार्नो जो थे, उन्होंने जो कार्नो इंजन था उसके दक्षता के लिए, जो कि हमें पता था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कार्यकारी पदार्थ पर नहीं करती है, उसके जो निष्कर्ष दिए उन निष्कर्षों को कार्नो प्रमेय कहते हैं। निष्कर्ष कौन कौन से थे? पहला, दो नियत तापों के मध्य तापों के मध्य कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन की दक्षता, कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन की दक्षता कार्नो इंजन से अधिक नहीं हो सकती। पहला निष्कर्ष उन्होंने दिया कि अगर दो ताप है, मान लिया T1 और T2, उन दो तापों के बीच में पहले कार्नो इंजन ने काम किया और फिर कोई और इंजन ने काम किया, दोनों इंजनों की क्या निकाली गई, दक्षता निकाली गई। तो उस सिंपल इंजन की दक्षता चाहे कितनी भी हो जाए पर कार्नो इंजन की दक्षता से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि कार्नो इंजन ही सबसे अधिक दक्षता वाला इंजन होता है। सेकंड निष्कर्ष था, दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता, समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। पहले लिख लेते फिर बताते हैं। समान होती है चाहे कार्यकारी पदार्थ कुछ भी प्रयुक्त किया जाए।
इसका मतलब समझिए पहले तो, उत्क्रमणीय इंजन यानी ऐसा इंजन जो दोनों दिशाओं में काम कर सके, यानी कि वो पहले सिंपल इंजन की तरह काम कर सके, स्रोत से ऊष्मा लेना, काम करना, सिंक को देना, और फिर दूसरी दिशा में भी, मतलब सिंक से ऊष्मा लेना, उस पर काम होना और वो स्रोत को देना। यानी उत्क्रमणीय इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो सिंपल तो काम करता ही है इंजन की तरह, और उत्क्रमणीय यानी दूसरी दिशा में काम करता है, यानी रेफ्रिजरेटर की तरह भी वो काम कर सकता है। अगर नियत ताप यानी ताप समान है तो उत्क्रमणीय इंजन चाहे उसमें कितने भी काम कर रहे हो, उन सब की दक्षता एक समान होगी, चाहो तो तुम कार्यकारी पदार्थ बदल दो, क्योंकि बताया गया है कि दक्षता जो होती है वो कार्यकारी पदार्थ पर तो निर्भर करती भी नहीं है, निर्भर करती है सिर्फ तापों पर। तो ये इसकी कार्नो प्रमेय जो है, इसके ये निष्कर्ष हैं दोनों, कि अगर दो समान ताप हैं, उनके बीच में एक सिंपल इंजन काम कर रहा है और एक कार्नो इंजन काम कर रहा है, तो हमेशा अधिकतम दक्षता कार्नो इंजन की ही होगी। दूसरा, अगर दो ताप नियत हैं तो चाहे कार्यकारी पदार्थ बदल दें, उन दोनों तापों के बीच जितने भी उत्क्रमणीय इंजन काम कर रहे हैं उनकी दक्षताएं एक समान होंगी। तो अब इसकी उत्पत्ति कि कैसे ये प्रूफ होंगे। अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। क्या है इसका सॉल्व करने का तरीका, देखिए। माना दो इंजन, एक लेंगे उत्क्रमणीय और एक लेंगे अनुत्क्रमणीय। जिनमें एक उत्क्रमणीय इंजन उत्क्रमणीय को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल, तो इसे आर से दिखाएंगे। जिनमें एक उत्क्रमणीय इंजन आर तथा एक अनुत्क्रमणीय इंजन अनुत्क्रमणीय को इंग्लिश में बोलते हैं इररिवर्सिबल, तो इसे आई से दिखाएंगे। एक अनुत्क्रमणीय इंजन आई, दोनों नियत तापों के मध्य कार्य करते हैं। दोनों ये दो जो इंजन है, दोनों नियत तापों के मध्य कार्य करते हैं। यदि उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय इंजनों द्वारा या इंजनों से प्राप्त, यदि उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय इंजनों से प्राप्त ऊष्मा इंजनों में आना चाहिए। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय इंजनों द्वारा प्राप्त, ये इंजन जो है ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा प्राप्त करेंगे ना, इंजनों द्वारा स्रोत से प्राप्त ऊष्माएं Q1 व Q1 डैश है। क्या यानी कि उत्क्रमणीय इंजन ने तो स्रोत से ऊष्मा ग्रहण की है Q1 और अनुत्क्रमणीय ने की है Q1 डैश।
ये माना लिख लेना, यहाँ पे यदि मत लिखना, लाइन नहीं बैठ रही है। माना, माना उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय इंजनों द्वारा स्रोत से प्राप्त ऊष्माएं Q1 व Q1 है। यदि इनके द्वारा किया गया उपयोगी कार्य समान हो, यदि इनके द्वारा किया गया उपयोगी कार्य W एक समान हो। किया गया उपयोगी कार्य W एक समान हो एवं उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ईटा R इस तरह से व अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ईटा I हो। तो अब इसको देखना जरा, ऊष्माएं Q1 और Q1 ले ली, दोनों ने जो काम है वो एक समान किया है, ठीक है। बस एक ध्यान रखना कि अनुत्क्रमणीय तो सिर्फ ऊष्मा लेगा, काम करेगा, सिंक को देगा, उल्टा काम नहीं कर सकता। और अनुत्क्रमणीय दोनों तरह से कर सकता है, लेकर दे भी सकता है और फिर सिंक से दोबारा लेकर स्रोत को भी दे सकता है। और दोनों की दक्षताएं ले ली, ईटा R और ईटा I। तो दक्षता क्या होती है, W अपॉन अवशोषित ऊष्मा, उत्क्रमणीय की ऊष्मा Q1। ये कौन से के लिए है, उत्क्रमणीय के लिए, ठीक है, समीकरण 1। तथा जो अनुत्क्रमणीय है उसके लिए काम तो सेम है, ऊष्मा कितनी ली है Q1, समीकरण 2। नोट कर लो दोनों, इस पूरी थ्योरी को नोट करो एक बार। आगे देखिए, इतना हो गया। अब अपन लोग क्या करते थे, जैसे मैथ्स में भी आप कोई भी प्रमेय सॉल्व करते हो तो उसमें ऐसे करते हो ना, विरोधाभास वाली चीज, कि शुरू में गलत मान के चलते हो कि माना ऐसा है, जब आपको लास्ट में पता चलता है कि वो चीज नो या गलत पता चल जाती है तो मतलब हमारा उसका उल्टा आंसर सही है, होता है ना। जैसे कि हम लोग ऐसे समझ लो, एग्जाम्पल लेके, माना A व B को हमें प्रूफ करना है कि A और B जो है वो मित्र हैं, ठीक है, A और B मित्र हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं दोनों। अब प्रूफ करो, तो अपन क्या करते हैं मैथ्स में, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास लेके चलते हैं कि माना A व B मित्र नहीं है, ये अपन मान के चलेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, लास्ट में अपने पास ऐसा आ जाएगा कि गलत आ जाएगा, यानी कि अपन जो सॉल्व कर रहे हैं वो पूरा क्या आ जाएगा, लास्ट में आके गलत आ जाएगा। तो अपन को पता चलेगा इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ना वो सही नहीं आ रहा, रिजल्ट हमारा गलत है। हमारा रिजल्ट गलत क्यों है, क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत से की है, यानी हमने जो माना था वो गलत था। ऐसे ही करते हैं ना अपन लोग, यानी कि हम ये चीज संभव नहीं है, लास्ट में आता है ना ऐसे, ये तो संभव नहीं है। अब ये संभव क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने शुरुआत से ही चीज गलत मानी है। शुरुआत से चीज क्या गलत मानी है तुमने माना A और B मित्र नहीं है, यानी गलत है, यानी कि A और B मित्र हैं। तो ये प्रूफ करते हैं ना अपन मैथ्स में। तो भाई तो प्रमेय सॉल्व करने का तरीका है, तुम मैथ्स में भी जानते हो ये चीज और मुझसे तो बेटर जानते होगे, ठीक है। इस मामले में तो लिखे, तो इसलिए विरोधाभास के आगे से करेंगे अपन विरोधाभास मानते हुए, तो उल्टा मानेंगे, फिर बाद में वो लास्ट में सीधा हो जाएगा। तो लिखेंगे
या यदि माना जाए कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन से कम है, यदि माना जाए कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन से कम है। हम क्या मान के चल रहे हैं, अगर भाई लास्ट में हमारा रिजल्ट सही आ रहा है इसका मतलब हमने जो माना है वो सही है। हम मान रहे हैं कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन से कम नहीं अधिक है, मानना पड़ेगा, अधिक है। गलत बोल दिया, ये अधिक है मानिए। ये मान के चल रहे हैं कि माना कि जो हमारा अनुत्क्रमणीय इंजन है, जो आई वाला इंजन है, उसकी दक्षता हम मान के चल रहे हैं उत्क्रमणीय इंजन से ज्यादा। और अगर हमारा आंसर सही आ गया तो मतलब सही है भाई, अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर गलत आ गया इसका मतलब उत्क्रमणीय की ज्यादा होगी। तो हमने क्या माना है, अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन से ज्यादा है। वैल्यू रखेंगे W/Q1 डैश इज ग्रेटर देन W/Q1, W से W कैंसिल, 1/Q1 डैश इज इक्वल्स टू 1/Q1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डैश, इसको माइनस में इधर ले आते हैं, Q1 माइनस Q1 डैश इज ग्रेटर देन 0। समीकरण 3 दे दो। ये क्या है, उत्क्रमणीय इंजन में स्रोत से ली गई ऊष्मा, ये अनुत्क्रमणीय इंजन में स्रोत से ली गई ऊष्मा। ठीक है, इसका मतलब उत्क्रमणीय इंजन में स्रोत से ज्यादा ऊष्मा ली जाती है, अनुत्क्रमणीय में कम ली जाती है, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है। अभी सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, अभी बता रहे हैं सिर्फ, अभी देखिए। एक बार इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे का बताती हूँ। यानी इसका एक बार देखिए, डायग्राम से देखते हैं। यानी हमें अभी थर्ड इक्वेशन भी चल रहा है कि उत्क्रमणीय इंजन जो है उसने स्रोत से जितनी ऊष्मा ली है वो ज्यादा है अनुत्क्रमणीय इंजन से। हाँ, तो देखिए जैसे कि ये स्रोत है T1 केल्विन स्रोत है। ये कौन सा स्रोत है, ऊष्मा स्रोत है ना, ऊष्मा स्रोत, आगे पीछे लिख दिया देख लेना। और यहाँ पे है T2 केल्विन ऊष्मा सिंक। सही, यहाँ पे एक तो हमने ले लिया उत्क्रमणीय इंजन और एक ले लिया इसी के बीच में अनुत्क्रमणीय, क्योंकि दोनों समान तापों के बीच काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने कितनी ऊष्मा ली, Q1 ऊष्मा ली, W इस पर काम किया गया, तो इसने टोटल ऊष्मा यानी कि Q1 प्लस W किसको दे दी, इसको दे दी, किसको, सिंक को। Q1 प्लस W नहीं, Q1 माइनस W, प्लस थोड़ा ना माइनस, कुछ ऊष्मा ली कुछ कार्य में बदल गया, और कार्य भी इसने वैसे किया है, ऐसे इसने कार्य किया, इस पर कार्य नहीं हुआ। इस पर कार्य तब होता जब रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता। ठीक है, और ऐसे ही इसमें Q1 डैश ऊष्मा इसने ली और इसने भी कुछ काम किया W, और इसने Q1 डैश माइनस W ऊष्मा इसको दे दी। सही है, आगे देखिए हम लोग बात करेंगे R की, क्योंकि उत्क्रमणीय इंजन है ना ये एक, तो ये विपरीत क्रम में भी कार्य करेगा, और विपरीत क्रम में किसकी तरह कार्य करेगा, रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य करेगा। तो इसमें ऐसे करना पड़ेगा कि ये तो बेचारा एक ही तरफ कर सकता है, ये दोनों तरफ कर सकता है, तो साइक्लिक ऑर्डर के लिए अपन को ऐसा लेना पड़ेगा, ये इससे ले रहा है ऐसे, अब कोई ऐसा हो जो इसको ले जाए। देखो दोनों ऐसे ऐसे चलेंगे तो पार नहीं पड़ेगी ना,
क्रम पूरा चक्कर पूरा करना है, तो एक अगर ऐसे काम कर रहा है, इससे हीट दी इस तरह से, तो दूसरा उल्टा चले, ये इससे हीट ले और इसको दे, यानी ये रेफ्रिजरेटर की तरह करे और ये इंजन की तरह करे। तो ऐसे करेंगे, तो लिखेंगे आगे, चूंकि इंजन आर उत्क्रमणीय इंजन है, चूंकि आर उत्क्रमणीय इंजन है, अतः क्या होगा, यह विपरीत क्रम में रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य कर सकता है। अतः यह विपरीत क्रम में रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है, कर सकता है क्या, कराएंगे। देखो इसको, अब क्या करेंगे, देखो इसमें ये बताया गया कि जो काम है ना दोनों का, वो W ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, तो अब क्या करते हैं, वर्क जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो अब देखो, अब डायग्राम दूसरा बन जाएगा इसमें, ये क्या है, ऊष्मा स्रोत T2 T1 केल्विन, यहाँ पे क्या है, ऊष्मा सिंक T2 केल्विन, यहाँ पे लगा हुआ है R उत्क्रमणीय इंजन, यहाँ पे लगा हुआ है I अनुत्क्रमणीय इंजन। अनुत्क्रमणीय इंजन ने पहले इससे Q1 डैश ऊष्मा ली, काम किया इसने कुछ W, और बची हुई ऊष्मा इसको लौटा दी, Q1 डैश माइनस W। ये वर्क जो है, अब अपन जब रास्ता ही है तो अपन क्यों वेस्ट करें, ये W वर्क जो है अपन बोलते हैं ना यूटिलाइज कर ले, जैसे बारिश का पानी, ऐसे जो ये काम कर रहा है वो काम अपन वेस्ट क्यों होने दें, वो काम अपन इस पर लगा लेते हैं, एक मशीन बन जाएगी, ये W काम इस पर गया। अब ये किसकी तरह काम करवाएंगे, इसे रेफ्रिजरेटर की तरह, ये यहाँ से कुछ ऊष्मा लेगा, इस पर कुछ काम हुआ और ये ऊष्मा किसको दे देगा, ऊष्मा स्रोत को दे देगा। हम मान लेते हैं कि Q1 ऊष्मा स्रोत को जा रही है, सही है। तो कितनी ऊष्मा यहाँ पे आनी चाहिए, देखो ये Q1 माइनस W ऊष्मा अगर यहाँ से ले ले, देखो एक बार, Q1 माइनस W ऊष्मा यहाँ से ले ले, इस पर W काम किया जाए तो ये कट के Q1 ऊष्मा ऊपर चली गई ना। ये हमेशा ध्यान रखना कि ऊष्मा स्रोत पे Q1 डैश का ही रेशो चलना चाहिए, ये वाली चीज, सही है। तो ये डायग्राम बना लो, फिर इससे आगे लिखते हैं। ये वाला मिटा देती हूँ, है ना। इस डायग्राम के बाद यहाँ लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे अपन जब इन दोनों को युग्मित कर दिया जाता है, मतलब तो इस अनुत्क्रमणीय इंजन द्वारा किया गया कार्य उत्क्रमणीय इंजन को दे दिया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि यदि दोनों इंजनों को युग्मित कर दिया जाए यदि दोनों इंजनों को युग्मित कर दिया जाए तो इंजन द्वारा प्राप्त
तो इंजन द्वारा प्राप्त, यदि दोनों इंजनों को युग्मित कर दिया जाए तो इंजन द्वारा, कौन से इंजन द्वारा? अनुत्क्रमणीय, लिख लेना। या फिर एक काम करते हैं ना, इंजन द्वारा ही लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है, तो अब समझ लेना इंजन की तरह ये कर रहा है, रेफ्रिजरेटर की तरह ये कर रहा है। तो इंजन द्वारा प्राप्त कार्य को या इंजन द्वारा किए गए कार्य को, इंजन द्वारा प्राप्त कार्य को रेफ्रिजरेटर में आरोपित किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर, या ब्रैकेट में लिख लेना चाहे आर, यहां पे इंजन की बात आ रही है तो यहां लिख लेना आई। रेफ्रिजरेटर आर में आरोपित किया जा सकता है। इस संयुक्त मशीन के एक चक्र में एक चक्र का मतलब एक पूरा चक्कर हो गया, इधर से लिया और इधर गया। इस संयुक्त मशीन के एक चक्र में सिंक से प्राप्त ऊष्मा, सिंक से प्राप्त ऊष्मा, सिंक से कितनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है? तो देखिए, सिंक से ली तो इतनी जा रही है और दी इतनी जा रही है, यानी इसको पॉजिटिव माने, इसको नेगेटिव माने, तो क्या होगा? प्राप्त ऊष्मा कितनी होगी? बराबर प्राप्त हो रही है Q1 माइनस W और दी जा रही है Q1 डैश माइनस W। सॉल्व करो, Q1 माइनस W माइनस Q1 डैश प्लस W, W से W कैंसिल, Q1 माइनस Q1 डैश, Q1 माइनस Q1 डैश। ये समीकरण 4 है। समीकरण 3 आपको याद हो तो Q1 माइनस Q1 डैश का मान 0 से बड़ा आया था, और ये वही चीज है। और ये कौन सी वाली चीज है कि ऊष्मा, सिंक से कितनी ऊष्मा प्राप्त की जा रही है? ये इतनी की जा रही है, इतनी की जा रही है का मतलब तीसरी समीकरण से ये ज्यादा है 0 से, यानी कि पॉजिटिव ऊष्मा, यानी यहां से कुछ ऊष्मा तो आ रही है। सही है? तो करेंगे आगे, इसको मिटा देते हैं यहां से। इसका मतलब ये जो युग्मित मशीन बनी थी आर और आई को मिलाकर, इसमें हमने बाहर से कोई काम नहीं किया, आई ने काम किया, उसको आर में डाला गया। यानी कि हम चाहें तो आर और आई को मिलाकर एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जिसमें बाहर से तुम कोई काम मत करो, फिर भी तुम स्रोत, सिंक से स्रोत को ऊष्मा दे सकते हो। जबकि रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि सिंक से अगर स्रोत को ऊष्मा पहुंचानी है तो बाह्य एजेंसी से तो काम कराना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की अगर मशीन बनेगी तो हमें तो खाली बैठना है, हमें कोई काम नहीं करना, अपने आप ही एक दूसरे को देते रहेंगे, लेते रहेंगे। ठीक है, तो बिना बाह्य कार्य के ही सिंक से स्रोत तक ऊष्मा पहुंचाई जा सकती है। तो लिखेंगे, अतः आर व आई के युग्म के द्वारा, आर यानी उत्क्रमणीय और आई यानी अनुत्क्रमणीय, अतः आर व आई इंजनों के युग्म के द्वारा, इंजनों के युग्म के द्वारा बिना किसी बाह्य कार्य की उपस्थिति में बिना किसी बाह्य कार्य की
उपस्थिति में, बिना किसी बाह्य कार्य की उपस्थिति में Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा, Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा का सिंक से स्रोत तक, सिंक से ली जाने वाली ऊष्मा है ना, सिंक से स्रोत तक स्थानांतरण संभव है। स्थानांतरण संभव है। सिंक से स्रोत तक स्थानांतरण, सिंक से स्रोत की ओर ज्यादा ठीक है, सिंक से स्रोत की ओर, क्योंकि तक का मतलब तो खत्म हो रहा है प्रोसेस, ऐसा हो जाएगा। सिंक से स्रोत की ओर स्थानांतरण संभव है। लिख लो इसको। एक तो ये चीज पता चली, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो कि ये ऐसे कह रहा है कि बाहर से कोई काम मत कराओ तुम, फिर भी सिंक से स्रोत पे जा रहे हैं, जबकि ऊष्मागतिकी क्या कहती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक तुम बाह्य एजेंसी से काम नहीं कराओगे तब तक सिंक से स्रोत पे ऊष्मा नहीं जा सकती। यानी कि ये ऊष्मागतिकी के नियम के क्या हो गया, खिलाफ हो गया। खिलाफ हो गया इसका मतलब गलत रिजल्ट है। गलत रिजल्ट है यानी कि हमने ऊपर गलत माना था। हमने ऊपर माना था कि अनुत्क्रमणीय की दक्षता उत्क्रमणीय से ज्यादा है, इसका मतलब ये चीज भी गलत है। इसका मतलब फिर क्या सही है कि उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय से ज्यादा है। तो हमारा जो पहली चीज शुरू हो गई ना, साबित हो गई ना, ये उत्क्रमणीय इंजन कौन सा होता है, कार्नो इंजन। कार्नो इंजन की दक्षता, इसका मतलब हर इंजन की दक्षता से ज्यादा होती है। तो लिख लेंगे यह परिणाम ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों, ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के विपरीत है। विपरीत है। अतः पूर्व में मान्य कथन असत्य है। मतलब हमने जो पूर्व में कथन माना था वो गलत है। यानी हमने माना था कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ज्यादा होती है उत्क्रमणीय इंजन से। ये कैसी है, इसे लगाने का मतलब है गलत है। तो सही क्या है, जब आई आर से ज्यादा नहीं है इसका मतलब आर आई से ज्यादा है। इससे क्या पता चला कि आर यानी कि उत्क्रमणीय इंजन, जो कि कौन सा होता है, कार्नो इंजन की दक्षता सभी इंजनों की दक्षता से ज्यादा होती है। ये काम खत्म। और दूसरा वाला जो है उसमें तो ये है कि पहले ही बता रखा है कि दो तापों के बीच में जितने भी इंजन काम करेंगे उन सबकी दक्षता एक समान होनी चाहिए, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। इसका प्रूफ नहीं है कोई, क्योंकि इससे पहले हमने जब कार्नो इंजन पढ़ा था तो नोट में लिखवा दिया था। क्योंकि कहीं भी कार्नो इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ काम में लिया जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ आया ही नहीं है। हमेशा फॉर्मूले में ही T1 और T2 तापों की बात होती है, तो उसे तो सिर्फ फॉर्मूला से ही आप लोग प्रूफ कर सकते हो कि ईटा बराबर 1 - T2/T1। वो तो वैसे ही फॉर्मूला से पता चल रहा है कि तापों पर निर्भर कर रही है। तो परिणाम जो है यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वो सिर्फ इसकी होगी। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ेंगे।